हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर देख रहे थे जिसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसके बाद ह्यूमन बेसिकली मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद क्या देखा था? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मैंने 3 लेक्चर में कवर किया है। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या बनना है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन देख चुके हैं। तब उस स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से दिखेगा, क्यों उस तरीके का स्ट्रक्चर उसका मॉडिफाई हो जाता है, और आगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये जो किस तरीके से है, ये इसकी जो बॉडी होती है स्पर्म की, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, तो ये देखने वाले जैसे इसके स्पर्म के ना पार्ट होते हैं कि किस तरीके से आपके डिवाइडेड है। इसके बाद देखिए, ये मैंने बना कर रखा है। ठीक है, क्या है ये? स्पर्मेटिड। ये क्या है? स्पर्मेटिड। ये क्या है? स्पर्म। ध्यान से देखिएगा। तो ये स्पर्म स्पर्मेटिड से इस तरीके से क्यों दिखता है, क्यों इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो देखते हैं। तो आपको पता होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, स्पर्मेटिड कैसा था? सर्कुलर फॉर्म में है। स्पर्मेटिड कैसा है? ये देखिए कैसा है, ये सर्कुलर। ठीक, हैव मोर अमाउंट ऑफ किसका? साइटोप्लाज्म का। यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म की अमाउंट क्या है? ज्यादा है। अब इसके बाद क्या है? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो 4 बने थे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड स्पर्म में किस तरीके से बदल जाते हैं? एसएमएफ प्रोटीन के कारण। पता है आप लोगों को एसएमएफ कहाँ से रिलीज होता है? सर्टोली सेल से। तो सर्टोली सेल एसएमएफ रिलीज करेगा, और एसएमएफ यानी स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, यानी ये जो है वो मैच्योर होके क्या बन जाएगा? स्पर्म में बदल जाएगा। स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पता होगा क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये पार्ट हो गए आपके। अब देखिए, जो अभी हम लोगों ने देखा था, ये क्या है? हेड। ये क्या है? नेक। ये इतना मिडिल पीस। ये क्या हो गया आपका? जिस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड है, ये सब क्या है आपके? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो जाएगा? एक्रोसोम। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है, क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल मीन्स क्या? पहले। यहाँ पे 2 सेंट्रियोल है ना, तो प्रॉक्सिमल पहले आता है। ये क्या हो जाएगा? डिस्टल सेंट्रियोल। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, जिसका नाम क्या है? एक्सियल फिलामेंट। ये पूरे के पूरे टेल में रन करता है। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट। यानी आपको पता चल रहा होगा कि एक्सियल फिलामेंट बोलेगा, ओरिजिन इसका कहाँ से है? तो कहाँ से होगा? आपके डिस्टल सेंट्रियोल से। ये आपके बेसिक नोमेनक्लेचर है। अब यहाँ पे ये देखना है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रेड कलर का गॉल्जी बॉडी है, मैंने रेड कलर का ही क्या बनाया है? एक्रोसोम। यानी ये एक्रोसोम कहाँ से बनकर आया है? गॉल्जी बॉडी से। मॉडिफाइड फ्रॉम, ये सब क्वेश्चन पूछी जाती है तो याद रखिएगा। गॉल्जी बॉडी, मॉडिफाइड फ्रॉम गॉल्जी बॉडी। और दिख कैसे रहा है? ये कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, कैप लाइक स्ट्रक्चर अबव द न्यूक्लियस। ये हो गया। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर सबका कर लेते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी। ये क्या हो गई?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, कहाँ, स्पर्मेटिड में, लेकिन इधर देखिए बहुत ही कम, आपकी पूरी की पूरी ये शेप ही इसका चेंज हो गया है, तो साइटोप्लाज्म का होता है बहुत कम जाता है। इधर लिख लीजिएगा लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हो गया गोल्जी बॉडी। और ये बाहर का कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे भी है थ्रू आउट द बॉडी, तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, यानी जितनी भी इसके पार्ट्स है वो सारे के सारे आपके बाहर से किससे कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया कि किस तरीके से स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट होता है। इसी की जो चीजें हैं, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गया है। ये क्या है आपके दोनों, सेंट्रियोल है, ये क्या है, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल्स है। तो सेंट्रियोल मैंने यहाँ पे भी बनाया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल हो गया, डिस्टल हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इधर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर क्या हो गई, थोड़ी चेंज हो गई है। पहले जो आपके ओवल शेप में थे, अब वो किस तरीके से हो गए हैं, रिबन के शेप में, स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं। पूरे के पूरे जो मिडिल पीस में है, मिडिल पीस में सारी की सारी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है, और वो स्पाइरली अरेंज होती है। इसकी संख्या कितनी होगी, 25 to 30 चली जाती है, और किस तरीके से रहती है, स्पाइरली अरेंज्ड। स्पाइरली अरेंज है वो भी पूरे के पूरे मिडिल पीस में। तो ये हो गया आपका हेड, नेक, मिडिल पीस, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, टेल। तो समझ में आया किस तरीके से स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनना को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी याद रखना चाहिए। इसके थ्रू स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर से आपके स्पर्मेटिड स्पर्म में बदल जाते हैं, और ये अब किसके लाइक दिख रहा है, फिलामेंट के लाइक, किसके जैसा, फिलामेंटस। अब ये एक्सियल फिलामेंट किससे बनता है, आपके डिस्टल सेंट्रियोल से। पूरे के पूरे कहाँ पे है, टेल में होती है, रन टेल ऑफ स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका खत्म होता है। अब यहाँ पे इसकी डिटेलिंग देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आपको मालूम है स्पर्म में पहले क्या है, हेड, हेड में क्या क्या चीजें हैं आपकी, एक्रोसोम। एक्रोसोम के बारे में क्या, ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड फॉर्म हो गोल्जी बॉडी, ये हो गया। अब इसके पास ये दिखता किस तरह का है, कैप लाइक, कैप लाइक स्ट्रक्चर, किसके ऊपर, एबव द न्यूक्लियस, एबव द न्यूक्लियस इन हेड रीजन ऑफ स्पर्म। कहाँ पे होता है, हेड रीजन में ना, क्योंकि हम लोग हेड रीजन का ही देख रहे हैं। ये हो गया। अब क्या है, ये एक्रोसोम आखिर होता क्यों है, यहाँ पे जितने भी मॉडिफिकेशन है वो ऐसे ही नहीं हुई है, कुछ ना कुछ रीजन हुई है। तो एक्रोसोम का मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है, इसके पास होते हैं हैव मेनी एंजाइम्स, इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि कहलाते हैं नोन एज स्पर्म, तो क्या बोलेंगे, स्पर्म लाइसिन। अब ये स्पर्म लाइसिन की कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है जो आपके एंजाइम है, किसमें मदद करेगी, हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, किसमें हेल्प करता है, ओवम के पेनिट्रेशन में। आगे जब चलेंगे इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सारा ओवा ऊजेनेसिस देखेंगे, तो उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आएगी तब आपको पता चलेगा कि स्पर्म लाइसिन किस तरीके से ओवम के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। अब इतना समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया स्पर्म लाइसिन का काम, यानी कि आपके एक्रोसोम में क्या है, स्पर्म लाइसिन रहता है जो कि
न्यूक्लियस के ऊपर, यानी एक कैप की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। मॉडिफाइड कहाँ से है वो? गोल्जी बॉडी से। कहाँ से? गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। हेड में और क्या क्या चीजें हैं? एक्रोसोम, और दूसरा क्या है? न्यूक्लियस। दूसरा क्या है हेड में? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे, क्या है? नेक। नेक में दो चीजें आपके क्या क्या? डिस्टल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम अभी उतना डिफाइन नहीं है, तो इसको जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल। आपको पता है डिस्टल सेंट्रियोल से क्या मॉडिफाई होगा, क्या बनेगा? एक्सियल फिलामेंट। फॉर्म एक्सियल फिलामेंट which continue run in कहाँ? टेल में, ठीक है, इन टेल। तो ये हो गया आपका डिस्टल सेंट्रियोल। इसके बाद आपकी क्या आती है? मिडिल पीस। थर्ड क्या है? मिडिल पीस में क्या क्या है आपके? सबसे ज्यादा इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी किस तरीके से अरेंज है? 25 to 13 नंबर अरेंज है स्पाइरली। उसके बाद इतने ज्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है? सवाल आएगा ना कि कहाँ स्पर्मेटिड में एक या दो माइटोकॉन्ड्रिया थे, लेकिन स्पर्म में इतनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों आ गई, प्लस में स्पाइरली अरेंज क्यों हो गई? इस रीजन से, क्योंकि प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस मूवमेंट। स्पर्म जो है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहता है। बेसिकली वो उसका मूवमेंट कहाँ होगा? ज्यादातर जब आपके वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो उसको बहुत लंबी क्या होती है? मूवमेंट करनी होती है। इस रीजन से उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? ज्यादा। ऑफकोर्स आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी एटीपी आपको ज्यादा देती है। इसलिए आपको क्या है? स्पर्म में यानी कि मिडिल पीस में सारे के सारे क्या है आपके? माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी बहुत ज्यादा नंबर में, यानी कि 25 से 30। ये हो गए आपके, क्यों है? इसके बाद आपके चौथा नंबर में क्या होगा? टेल। टेल का तो कुछ नहीं है, टेल में आपके इजिली बन जाएंगे। टेल के पास क्या है? एक्सियल फिलामेंट। ये क्या करता है? कंटिन्यूअस स्विमिंग, हेल्प इन कंटिन्यूअस स्विमिंग में ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल के बारे में जान गए, और क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या इसमें कौन कौन से आते हैं पार्ट, ये भी हो गया। अब आते हैं इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है ये सारा डायग्राम भी है, लिखा हुआ भी है। क्या है आपके यहाँ पे? देख लो, बाहर की कवरिंग देखो, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये हेड पे देखो क्या है? एक्रोसोम। अभी जस्ट पता कहाँ से आया ये मॉडिफाइड होके? गोल्जी बॉडी से। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। आपके न्यूक्लियस जो है वहां पे क्या है? क्रोमोसोम कंटेनिंग। ये नेक के पास देखो, ये क्या है? सेंट्रियोल है। बीच में मिडिल पीस, जिसके पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या है? एनर्जी सोर्स फॉर किसके लिए? स्विमिंग के लिए। अभी जस्ट मैंने बताया एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करेगा। ये हो गया आपका टेल। तो हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड हो गए। अब इसके बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या क्या हो गए इसके पार्ट? हेड, नेक, मिडिल पीस
टेल। ये अभी जस्ट देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी, जब भी जस्ट मैंने बताया। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे के पूरे स्पर्म को कवर कर रहा है। द स्पर्म हेड कंटेन्स द इलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूक्लियस। कैसा है ये न्यूक्लियस, किस शेप में है, इलोंगेटेड। इसको जरूर याद रखिएगा कि सर्कुलर फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस से वो किस तरीके से बदल जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। यहाँ पे देखिए इलोंगेटेड हो गया। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्रोजोम होगा। द एक्रोजोम इज फिल्ड विद द एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं, दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। वही जो पेनिट्रेशन ऑफ ओवम मैंने बोला था। द मिडिल पीस पोजेस द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूमरस मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे मैंने नंबर अभी जस्ट बताया था 25 to 30। तो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया कहने का यही मतलब हो गया। विच प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द मूवमेंट टू टेल, जो कि एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसके लिए, टेल के लिए, जो कि फैसिलिटेट करता है स्पर्म मोटिलिटी को, यानी हेल्प करता है कि कंटिन्यूअस मूवमेंट करो, ठीक है। इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, जो कि इसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। द ह्यूमन मेल, ये क्या है, इसके बाद देखते हैं। यानी इतना क्या हो गया आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अब चलिए सीमेन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीमेन। सीमेन क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। आपको पता है सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से बनेगा, एसेसरी ग्लैंड जो आपकी बना रही है, जो जितनी भी है, ये फॉर्म्ड बाय ग्लैंड्स, जितने भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है आपके। स्पर्म कहाँ से बन रहा है, ये टेस्टिस बना रहा है, पता है आपको। टेस्टिस उसमें भी क्या है आपका, बेसिकली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, वहां क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन। सीमेन इसी को बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। ये हो गया। अब क्या है कि कितनी अमाउंट में ये रिलीज होती है, पर इजैकुलेशन, यानी एक इजैकुलेशन में कितना अमाउंट रिलीज होगा इसका, 200 to 300 मिलियन स्पर्म। कितने स्पर्म रहते हैं इसमें, 200 to 300, यानी 2 to 5 ml रिलीज होता है पर इजैकुलेशन में। और उसमें कितनी होती है स्पर्म की अमाउंट, यानी संख्या 200 to 3 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन में रिलीज होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद क्या है, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ये फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, यानी नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या है, 60% sperm should have normal shape and size. Out of this, 40% must have vigorous मोटिलिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे समझ गए कि सीमेन क्या कहलाता है, प्लाज्मा और स्पर्म को बोलते हैं, मिक्सिन को। अब क्या है, जब नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितना होना चाहिए स्पर्म का, इतने सारे बन तो जाते हैं स्पर्म, लेकिन क्या उसमें सबके सब एक जैसे नहीं होते, यानी सबके सब मैच्योर नहीं होते हैं, सबके सब आपके एक ही टाइमिंग में एक जैसा शेप एंड साइज में नहीं होता। सारे के सारे स्पर्म एक जैसे मूवमेंट, यानी एक ही स्पीड से मूवमेंट नहीं करते हैं, सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बोला हुआ अगर नॉर्मल फर्टिलिटी यानी कि इजैकुलेशन हो और फर्टिलिटी यानी बच्चा का फॉर्मेशन हो, इसके लिए क्या है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म, यानी जितना भी निकला है, यानी जो 200 to 300 मिलियन स्पर्म है, उसमें से 60% है
नॉर्मल शेप एंड साइज, यानी कितना होना चाहिए उसका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। जो अभी जस्ट हम लोगों ने स्पर्म के बारे में पढ़ा, तो वो नॉर्मल होना चाहिए कितना 60%। अब वो 60% से उसमें से क्या है मस्ट, यानी कि आपके 40% तो एकदम जरूरी है कि क्या हो, विग्रस मोटिलिटी है। विग्रस मतलब बहुत ही तेज और कंटिन्यूअस चलने वाला, तेज और कंटिन्यूअस मूवमेंट करने वाला, ताकि ओवम के पास पहुंच जाए। जब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस देखेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से मूवमेंट होती है। यहाँ पे आपको ये लाइन दिया हुआ तो इसलिए समझाया गया है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या है, 60% स्पर्म को शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, और उसमें से भी 40% का क्या है, विग्रस मोटिलिटी दिखनी चाहिए। तो ये रहा आपके सीमेन के बारे में। फिर आपके बारे एक लिखा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है। स्टार्ट एट प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज मतलब ये मैंने पहले भी बताया था, यानी कि 12 to 14 ईयर्स के जो एज होते हैं उसको ही बोलते हैं। अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, द ह्यूमन मेल ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, यहाँ पे इजैकुलेशन अबाउट कितना 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी कि जो इजैकुलेशन में कितना निकलता है 200 to 3 मिलियन। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फर्टिलिटी, जो अभी मैंने जस्ट लिखा था, एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% क्या होना चाहिए, मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। तो अभी जस्ट मैंने इसको बताया, ये आपको यहाँ पे भी दिख गया। अब क्या है ये से देखिए, सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस, वॉश डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये क्या बोला, ये जो सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस है, वॉश डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है या प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सब जितने भी हैं इनके जो सिक्रेशन है वो आपके स्पर्म के मैचुरेशन के लिए, मोटिलिटी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो सेमिनल प्लाज्मा मैंने लिखाया, आपको बताया हुआ है। द सेमिनल प्लाज्मा along with the sperm constitute the semen, ये भी बोल गया यहाँ पे। The function of the male sex accessory ducts and the glands maintained by the testicular hormone। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ, फिर किस तरीके से क्या उसकी कौन कौन से स्टेप पे क्या फंक्शन होना चाहिए, ये सब किसके कारण कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन के थ्रू, टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका नाम क्या है आपका एंड्रोजेंस, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। और वो भी आपके किससे कंट्रोल होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो भी सारा का सारा बताया हुआ है। इसके बाद हम लोग, अब ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ये सब भी बताया हुआ है कि जैसे ही आपके गोनाडो ये क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, यानी 12 to 14 एज के स्टेज में क्या होता है, आपके सारे के सारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होना स्टार्ट कर जाते हैं, और उसके बाद ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमिक क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, यहाँ पे आपको बताया हुआ है। जीएनआरएच, ये सभी आपको पता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या रिलीज करेगा, कहाँ से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो क्या रिलीज करेगा आपका एफएसएच एंड एलएच। यहाँ पे लिखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच एंड एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है एलएच किसको एक्टिवेट करेगा, ये मैंने पहले सब बताया हुआ। एलएच किसको एक्टिवेट करेगा, ये हो जाएगा आपका लेडिक सेल को, और लेडिक सेल क्या सीक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये हो गया। अब ये एफएसएच किसको जाके ये करेगा, सर्टोली सेल्स को, और सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करेगा, एसएमएफ, और ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। जहाँ पे देखे ना स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू स्पर्म, तो ये हो गया। एलएच एक्ट एट द लेडिक सेल, ये लिखा हुआ ही है, एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस इन टर्न इनटू द स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द आपका फॉर्मेशन ऑफ
ठीक है, आपका किसके लिए रिलीज करने के लिए, एसएमएफ के लिए। अब यहाँ पे ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर खत्म हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, किस तरीके से फंक्शन होगा वो भी देख लिया। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने देखा था कि कैसे डिवाइडेड होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, तो इसे यहाँ पे भी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है। इट कॉन्स्टिट्यूट, क्या हो जाएगा पहला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल का, ओवरी, क्या है, ओवरी। सेकेंड क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या जाएंगे, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, और क्या होगा, सर्विक्स एंड वेजाइना। ये हो गया आपके एक्सेसरी डक्ट्स में आते हैं। इसके बाद क्या होंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड से यहाँ पे भी आपके एनसीईआरटी में ये ज्यादा नहीं दिया हुआ है, बट हल्का जान लीजिए क्या क्या होता है। बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, ये बार्थोलिन ग्लैंड आपको दिखेगा। अब क्या होगा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम क्या है यहाँ पे, वल्वा, ठीक है, क्या नाम है, वल्वा, इसका नाम वल्वा। इस तरीके से याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का क्या होगा, ओवरी। एक्सेसरी डक्ट्स क्या होंगे, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वेजाइना। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड क्या क्या होंगी, बार्थोलिन ग्लैंड होगा, और क्या होगा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोलते हैं, वल्वा। अब एक एक करके सारे के बारे में जानते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये क्या हमने बनाया है, लिगामेंट है जिसके थ्रू क्या है, ओवरी अटैच्ड है। आपके इधर भी होगी, ठीक है, ये भी हो गया आपका इधर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपके, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे पार्ट्स। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले ये क्या हो गया, यूटरस। ये क्या हो गया, यूटरस। ये क्या है आपके, फैलोपियन ट्यूब। उसमें भी ये क्या है आपका, सबसे पहले इस्थमस। ये क्या हो जाएगा, एम्पुला। ये क्या होगा, इनफंडिबुलम, ठीक है। अभी इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। और ये क्या कहलाते हैं, फिम्ब्रेई। फिम्ब्रेई हो गया। ये क्या है, ओवरी, ओवेरियन लिगामेंट्स। ये है आपका सर्विक्स। ये क्या हो गया, वेजाइना। ये जो पतली सी होगी ये क्या होगी, सर्वाइकल कैनाल। ये इस तरीके से। अब यहाँ पे लेयर्स क्या क्या है, ये आपकी सबसे आउटर कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। बीच वाला क्या होगा, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला क्या हो जाएगा आपका, इंडोमेट्रियम। इसी इंडोमेट्रियम से मैंने चारों तरफ आपको देखिए ये लाइनिंग की हुई है पूरे के पूरा यूट्रस में। ये क्या पार्ट है यूट्रस का, फंडस वाला रीजन है। क्या है, फंडस। तो इस प्रकार से आपके ये पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, ये डायग्राम है। इसके क्या क्या पार्ट्स हो गए, ये सारे दिखे हुए हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, ओवरी हो गया। एक्सेसरी डक्ट्स है ये सब, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है। उसके बाद क्या, ग्लैंड्स है जो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका एक एक करके हम लोग सारा का सारा फंक्शन देखते हैं। ये देखिए आपको ये बना हुआ है, देखो किस तरीके से है, इस्थमस, एम्पुला, इन्फिंडम। ये किस में आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। ये यूटेराइन फंडस हो गया, यूटेराइन कैविटी, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सब आपके इमेज दिए हुए हैं। सर्विक्स हो गया, सर्वाइकल कैनाल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, वेजाइना। इस तरीके से। और ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्रेई। ये पूरा का पूरा क्या है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब भी आए क्वेश्चन बनाने के लिए बोर्ड में या फिर आपके नीट के एग्जाम में, तो वहां पे तो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो वहां दिक्कत नहीं है। बोर्ड के लिए क्या है, ये इमेज इस तरीके से बनाना सीख जाइए, और इस प्रकार से बनाने पे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ये इसका क्या है, पेल्विस सोविन, ठीक है, सेक्शनल व्यू है, यानी साइड वाइज से आपको दिखेगा इसका, तो इस तरीके से नजर आएगा। कैसे, ये देखो यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले ये क्या है, ये लंबी रेक्टम। ये क्या है, रेक्टम। उसके आगे ही रहता है क्या आपका, ये यूट्रस सिचुएटेड होता है। यूट्रस किस तरीके से है, इसे इन्वर्टेड होता है, और इसमें ही ये आपका कंटिन्यू कर रहा है आपका, देखिए ये सर्विक्स के थ्रू। सर्विक्स हो गया। यूरिनरी ब्लैडर आपके यहाँ के बाद आते हैं, यूट्रस के बाद आते हैं। यूरेथ्रा यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, और ये क्लाइटोरिस। जब ये एक्सटर्नल जेनिटलिया समझ में आएगा तब क्लाइटोरिस समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेजाइनल ऑरिफिस इधर से, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या लिखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी ओवरीज की संख्या कितनी है, 2, along with the pair of oviducts, यूट्रस, सारे के सारे दो रहेंगे आपके। वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, वेजाइना एक है, सर्विक्स एक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया भी एक है। लोकेटेड इन द, कहाँ रहेगा ये भी, पेल्विस रीजन में। मैंने बताया था जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट गया था कि आपके पेल्विस रीजन में क्या होते हैं, सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम along with the pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy and birth। क्या बोला, ये जितने भी आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ
क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड, इसके साथ साथ मेमोरी ग्लैंड के साथ क्या करते हैं ये सारे के सारे, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, यानी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मिलके क्या क्या सपोर्ट करते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे, और क्या हो जाएगा आपका चाइल्ड बर्थ में लास्ट तक, और उसका केयर भी, चाइल्ड बर्थ के साथ साथ केयर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जरूर समझिएगा। चाइल्ड केयर क्यों लिखा हुआ है, मेमोरी ग्लैंड आपके कहाँ आएंगे, चाइल्ड केयर में ही आएंगे, क्योंकि उसको जो मिल्क प्रोड्यूस का बच्चे का जो बेसिकली खाना है वो क्या है, मिल्क ही है, मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा। तो पूरे के पूरे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब फंक्शन होने वाले हैं। अब ओवरीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ओवरी, इसकी संख्या कितनी है, नंबर 2, यानी पेयर में है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको क्यों बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवा, यानी कि oogenesis में हेल्प करेगा। ये oogenesis कहाँ होगी, ओवरी में, और क्या, हार्मोन। हम लोग देखे थे ना जब प्राइमरी और सेकेंडरी आपके जो ऑर्गन्स है उसका जो डिफिनीशन समझा था, तो इसी रीजन से कि जो प्राइमरी काम है यानी कि oogenesis और हार्मोन का फॉर्मेशन वो जहां होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। तो ये आपका ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये हो गया। ये किस तरीके से है, एक साइड से ओवेरियन लिगामेंट से, ठीक है, दूसरे साइड से ये क्या है, यूटरस, ये क्या है, पेल्विक वॉल, ये क्या हो गया, ओवेरियन लिगामेंट, ये क्या हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये बताया जा रहा है आप लोगों को कि किस तरीके से ओवरी का सिचुएशन है। तो अभी देखा ना, यूट्रस के थ्रू आपका ओवरी जो अटैच होता है ओवेरियन लिगामेंट से, और जो पेल्विक वॉल्स होता है सस्पेंसरी लिगामेंट से। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ओवरी का आप लोग बुक में इस तरीके से आपका एक इमेज बना हुआ है, इसमें क्या क्या फंक्शन हो रहा है देखिएगा। ओवरी, ठीक, बीच में क्या क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये जो मैंने ये बनाया, ये क्या हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट, फॉलिकल का डेवलपमेंट। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, ओवरी में इस तरीके से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। ये क्या है आपका, ब्लड वेसल्स, ये हो गया। अब देखते हैं जो ओवरी है वो 2 जोन में बटा हुआ होता है। ओवरी 2 जोन कैसे, उसमें भी उसका क्या, स्ट्रोमा, ओवरी। स्ट्रोमा किसको बोलते हैं, ये बीच वाला पार्ट, बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग है, ये जो भी आउटर कवरिंग है उसको छोड़ाकर जो आपके बीच में जितने भी दिख रहे हैं वो क्या कहलाती है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का क्या डिफाइन करेंगे, इनसाइड पार्ट ऑफ
ओवरी। अब जो स्ट्रोमा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्या क्या, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ये जो चीज है इस तरीके से, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, बहुत सारे ऑर्गन आपको मिलेंगे जो इस तरीके से डिवाइडेड होता है। उसका जो स्ट्रोमा वाला रीजन होता है, सेंटर वाला जो रीजन होता है, वो क्या होता है, आउटर में जो होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर में जो होता है वो मेडुला होता है। मतलब ये बस रीजन है कि किसको क्या बोलेंगे। घर में भी होता है ना डिवाइडेड, कि हाँ ये किचन है, ये है। एक ही रूम में भी बहुत सारे लोकेशन डिवाइडेड होते हैं कि आपका यहाँ पे पूजा होगा, यहाँ पे ये होगा, तो इस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो आउटर कॉर्टेक्स में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो बाहर वाले रीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। क्या हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। इनर मेडुला में क्या क्या है, बस ब्लड वेसल्स। क्या है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स। इस तरीके से आपका ये ओवरी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। ओवरी के बाद क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आपको मालूम है 3 में डिवाइडेड है। 3 कौन कौन सा, पहला इस्थमस, एम्पुला, तीसरा क्या हो जाएगा, इनफंडिबुलम। एक एक करके इसको भी जान लेते हैं। इस्थमस क्या है, क्लोजेस्ट टू यूटरस। अभी याद होगा इमेज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इस्थमस वाला पार्ट कहाँ पे था, एकदम यूटरस के बगल में। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना। एम्पुला क्या है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे जो वाइडेस्ट पार्ट है वो कौन है, एम्पुला। और यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर, यानी यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुला में। इनफंडिबुलम में क्या है, हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, उसका नाम क्या है, अभी जस्ट लिखा था, क्या है, फिम्ब्रेई। नाम क्या है, फिम्ब्रेई। ठीक है, फिम्ब्रेई का काम क्या है, फंक्शन, फॉर कलेक्शन ऑफ ओवा। ओवा का क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। यहाँ पे ये आपको इमेज याद होगा तो ये देखो, ये मैंने फिम्ब्रेई बनाया था ना, यहाँ पे आपको मालूम है कि ये ओवरी है, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, ओवा। तो ओवा रिलीज होगा। तो इस तरीके से फिंगर लाइक होने के कारण क्या होता है, बहुत ही इजीली ये ओवा को कैच कर लेता है और यहाँ से ओवा कहाँ चला जाएगा, इस इनफंडिबुलम यानी ये वाला पूरा एरिया में, और यहाँ से एम्पुला के साथ होते हुए यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो देखो इस्थमस सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है कहाँ के, यूट्रस के। ठीक है, ये हो गया इनफंडिबुलम फिम्ब्रेई का काम। अब यहाँ पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब, पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब जो है वो लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। यानी कि पूरा का पूरा जो ये पार्ट है इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्यों प्रेजेंट है, ये इस तरीके से आपके सीलिया प्रेजेंट है। आपको मालूम है फीमेल गैमेट यानी कि ओवा क्या है, इमोबाइल है, यानी कि मूवमेंट नहीं करता है। यहाँ पे आने के बाद पकड़ तो लिया, लेकिन अभी यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, इसके मूवमेंट के लिए क्या आपके हेयर लाइक सीलिया होते हैं, जो यहाँ से आपको ये इस तरीके से एक साइड में
ट्रांसफर करते चले जाते हैं। ये ओवा खुद नहीं, ये सीलिया के हेल्प से आपको क्या कर दिए जाते हैं, यहाँ पे यानी यूट्रस में पहुंचा दिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो कौन से टिश्यू या कौन से एपिथेलियम से लाइन होता है, तो सिलेटेड कोलुमिनार एपिथेलियम, ये हो गया। फैलोपियन ट्यूब के बाद अब क्या है, फैलोपियन ट्यूब के बाद क्या होगा, यूटरस, या इसका नाम दूसरा क्या है, हिस्ट्रा, या इसी को क्या बोलते हैं, वॉम्ब। ठीक है, ये इसके बहुत सारे नाम है आपके यूट्रस के। इट इज इन्वर्टेड pear shaped structure, pear shaped child bearing organ। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक लाइन में सब कुछ पेयर शेप्ड का होगा और चाइल्ड बियर करेगा। ठीक है, पेयर शेप्ड में अभी जस्ट देखा था इस प्रकार से, ये जो इस तरीके से दिख रहा है ये किसके जैसा है, पेयर के शेप्ड का है, और जो बच्चा है वो किसमें, इसी में रहेगा ना, इसी में आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन बोलते हैं इसको। तो इट इज इन्वर्टेड पेयर शेप्ड चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन, इट ओपन इनटू वेजाइना वाया सर्वाइकल केनाल, ये तो मालूम है आपको। अब सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइना, इसको क्या बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ये दोनों पूछा जाता है आपका। ये कहलाते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहलाएगा, बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल के साथ में क्या बोलते हैं उसको, बर्थ कैनाल बोला जाता है। यहाँ पे इस तरीके से हिस्ट्रा वॉर्म ये हो गया। अब क्या है, यूट्रस के वॉल है, वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में जानते हैं। वॉल ऑफ यूट्रस में क्या क्या हो जाएगा, सबसे आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या होगा ये, पेरीमेट्रियम। आउटर कवरिंग ऑफ यूटरस, ये हो गया। उसके बाद सेकंड में क्या है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के बारे में क्या होगा, मायोमेट्रियम इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। किसका बना होता है, स्मूथ मसल का। आपको पता है स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री कम होता है, क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, यानी आपके चाहने से नहीं होगा, जब जरूरत होगी तब होगी, यानी ब्रेन इसका कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल होता है। इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस क्या होगा, सो विगरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय में आपको मालूम है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि स्मूथ मसल्स को बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, जो कि किसमें होती है, स्मूथ मसल्स में। किसके अंडर होती है ये, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अंडर। हियर ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट। किस तरीके से काम होता है ये बाद में बताएंगे, लेकिन इसके ही आपके इन्फ्लुएंस में क्या होता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और चाइल्ड यानी बेबी की डिलीवरी होती है। इसके बाद आपका थर्ड क्या है, थर्ड वाला लेयर क्या होगा, इंडोमेट्रियम, जो कि क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है।
innermost layer it is thickened when pregnancy occur and help in चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी चाइल्ड से ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि फीटस डेवलपमेंट। फीटस के डेवलपमेंट या चाइल्ड के डेवलपमेंट में क्या होता है, एंडोमेट्रियम हेल्प करता है। बट व्हेन प्रेगनेंसी does not occur, then it undergo breakdown। तब ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड ब्लड फ्लो occur in menstrual साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड का फ्लो होता है वो इसी रीजन से होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेकडाउन कर जाता है, टूट जाता है और आपका ब्लड फ्लो क्लोज करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। तो यहाँ पे आप सारे यूट्रस के बारे में समझ गए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जान गए, ओवरी क्या था। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं क्या कि वॉल ऑफ यूट्रस क्या क्या है, हिस्ट्रा वॉर्म किसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब किस तरीके से क्या है, ये आपके सारे यहाँ पे देख चुके हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद ये देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी में क्या है। ये देखिए, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे लिख दिया, प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड, यहाँ पे लिखा ना ओवेरियन हार्मोन, लोअर एब्डोमेन। ओवरी कहाँ पे लोकेटेड होता है, ईच साइड एब्डोमेन में। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, इसका साइज कितना होता है, 2 से 4, याद रखिएगा, इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड विद द पेल्विक वॉल एंड द यूटरस बाय लिगामेंट। दोनों लिख दिया, पेल्विक वॉल से एंड यूटरस दोनों से अटैच होता है। यूटरस से कौन से लिगामेंट के थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट, और पेल्विक वॉल से सस्पेंसरी लिगामेंट। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, इट इनक्लोजेस बाय द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा मैंने बताया था, बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है, और बाहर का क्या है, एपिथेलियम कवरिंग होती है। दिस स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, एपिथेलियल यानी पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो इस तरीके से आप लोग जितने भी स्ट्रक्चर है वो हम लोग देख चुके हैं। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको पढ़ते रहिएगा रिवाइज, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।